हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की चैप्टर नंबर 1 में है। और इसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन जो ओरल वाला है इसको भी डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज हम लोग पैरा स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि यहाँ गांधी जी बोल रहे हैं, हम लोगों से, रीडर से गांधी जी बोल रहे हैं, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है या मेरा मानना है, दैट द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड, ये सभ्यता जो इंडिया ने विकसित की है। कौन सी सभ्यता? इंडिया की सभ्यता जो इंडिया ने ही विकसित की है। तो यहाँ पे द अगर आप लगा दो तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में हमारी सभ्यता को कोई मात देने वाला, कोई हराने वाला नहीं है। कोई थोड़ी सी भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतनी अच्छी सभ्यता है हमारी। बोले गांधी जी, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शोन बाय आवर एंसेस्टर्स। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे संस्कृति में बीज बोए हैं। बीज बोने का मतलब यहाँ पे सीड्स का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारे अंदर नैतिकता, ये सारी जो पाठ पढ़ाई है हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, इसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई का मतलब कोई भी देश। जैसे सरल जीवन, एक दूसरे का सम्मान करना, नैतिकता, लोगों की मदद करना, रिस्पेक्ट से बात करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अच्छाइयाँ हैं हमारे देश की। और ये जो चीज़ें हैं हमारे एंसेस्टर ने जो हमें दिया, हमें सिखाया, इसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब यहाँ है रोम वेंट। रोम वेंट का मतलब होता है चला गया, और यहाँ चला गया से मतलब है कि बर्बाद हो गया। रुइन मतलब पूरा तरह से, रुइन मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट। सेम फेट, फेट मीन्स होता है भाग्य, मतलब उसका भी भाग्य कैसा हुआ? ग्रीस का रोम जैसा। मतलब ग्रीस का भी हाल वही हुआ जो रोम का हुआ। यानी रोम और ग्रीस का हाल कैसा था? पहले बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। वंस दे वर पावरफुल। एक समय था कि एक समय था कि रोम और ग्रीस दोनों बहुत ही सही थे, हर तरह से मजबूत थे। लेकिन एक समय आया कि दोनों बर्बाद हो गए, दोनों नष्ट हो गए। चलिए अब बोल रहा है कि द माइट ऑफ फेरोज वॉज ब्रोकन। फेरोज का मतलब आपको पता है, रूलर ऑफ द इजिप्ट। तो एक समय था कि फेरोज जो इजिप्ट के रूलर थे, मिस्र के जो राजा थे, वो लोग भी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत प्राइडफुल लाइफ जिया करते थे। उनकी ग्लोरी, प्राइड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो भी अब क्या हुआ? ब्रोकन, टूट गया। वो भी अब खत्म हो गया, उसका भी अंत हो गया। सोचो, एक समय था कि वो किंग था और उसका भी अंत हो गया, उसकी भी शक्ति खत्म हो गई। ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान क्या हुआ? वेस्टर्नाइज्ड हो गया। मतलब ये अपने सभ्यता को छोड़ के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने चीज़ों को छोड़ के वेस्टर्न की तरफ चला गया। मतलब कि वेस्टर्नाइज्ड, यहाँ वेस्टर्नाइज्ड का मतलब है पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने लगा, उसको कॉपी करने लगा। ठीक है। जैसे यूएसए वगैरह है तो उसको कॉपी करने लगा, उसी के कस्टम्स को कॉपी करने लगा। एजुकेशन, टेक या कल्चर जो भी है वेस्टर्न की, उसको कॉपी करने लगा जापान। तो उसका क्या हाल हुआ जापान का कि उसकी सभ्यता, खुद की सभ्यता छोड़ने लगा और यूएसए की सभ्यता, वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता फॉलो करने लगा। ठीक है। उसके सभ्यता को फॉलो करने लगा, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित हो गया। और क्या बोला? ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। कुछ नहीं कहा जा सकता चाइना के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब बड़े बड़े रूलर, बड़े बड़े देश की ये बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि चाइना उस टाइम कुछ खास नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है, चाइना नथिंग कैन बी सेड। मतलब इसकी क्या बात करें? जब बड़ों बड़ों की हालत खराब हो गई तो चाइना की क्या बात करें? अभी चाइना की बात अलग है, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम क्या था कि चाइना का जो सिविलाइजेशन था वो कुछ खास नहीं था, नॉट सो डीप रूटेड, नॉट सो स्ट्रांग। ठीक है, उतना मजबूत नहीं था, उतना कुछ पावरफुल और ख़ास नहीं था कि इसके बारे में भी बात किया जा सके।
इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। बट इंडिया, लेकिन हमारे देश के बारे में, इज स्टिल, लेकिन भारत क्या हुआ, अभी भी वैसे ही रहा। मतलब सब बर्बाद होते चले गए, नाश हो गई सबकी, लेकिन इंडिया उस टाइम अडिग रहा, अपने जगह पे रहा, समहाउ और अदर, जैसे भी करके। साउंड एट द फाउंडेशन का मतलब अपने बलबूते खड़ा रहा। इंडिया अपने बलबूते खड़ा रहा, किसी का कॉपी नहीं किया, किसी का नकल नहीं किया, किसी को फॉलो नहीं किया। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप की अगर बात करें, वहाँ के लोग की, तो लर्न देयर लेसन्स, वो सीखते थे या फॉलो करते थे फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम। मतलब ग्रीस और रोम में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, और ग्रीन और रोम में जो भी चीज़ें होती थी, उससे यूरोप सीखता था और सीख के अपना काम कर चलाता था। लेकिन विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, लेकिन अब क्या हुआ, ग्रीस और रोम का क्या हाल हुआ, वो अब है ही नहीं, तबाह हो गया, नाश हो गया। तो विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, पहले जैसे ग्लोरी में, प्राइड में, शानो शौकत वाली स्थिति रही नहीं, अच्छी स्थिति, कंडीशन रही नहीं। तो अब उससे क्या सीखोगे, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। अब क्या करें, तो यूरोप जो है सीखने के क्रम में, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, द यूरोपियन इमेजिन, यूरोपियन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि दैट दे विल अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। मतलब इनकी इतनी खराब स्थिति है, इतना बेकार स्थिति है कि रोम और ग्रीस बर्बाद हो गए, उसके बाद भी उसी से सीखना चाह रहे हैं कि चलो कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या मिस्टेक्स हुई ग्रीस और रोम से कि वो बर्बाद हो गए, तो कम से कम वो मिस्टेक्स ना करें ताकि हम बचे रहें। ऐसी स्थिति है यूरोपियंस की। सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, इतनी दयनीय स्थिति है। अभी तो अपना कुछ सोच लेते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं, कॉपी करना है ग्रीस और रोम की, और अब लास्ट तक वो बर्बाद हो गए तो भी उन्हीं से सीखना है कि क्या ना करे कि बर्बाद ना हो। अपना कुछ नहीं सोचना है, अपना कुछ इनका सभ्यता नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पैर पे खड़े नहीं है ये यूरोपियंस, जैसे हम लोग इंडियन अपने पैर पे खड़े, हमारी अपनी कुछ सभ्यता है, अपनी कुछ मूल्य हैं, हम लोग अपने बात पे रहते हैं। ठीक है, अब पैरा 2 में क्या है, चलो देखते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में अब देखो क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, मतलब अब देखो क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, जैसे रोम ग्रीस का बुरा हाल हुआ, मिस्र यानी कि इजिप्ट के फ़ेरोज़ का बुरा हाल हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह बता ही रहे हैं क्या हाल हुआ उनका, चाइना का स्थिति कुछ खास नहीं था, लेकिन इंडिया डटे रहा अपने जगह पे, अपने मजबूती से खड़े रहा अपने जगह पे। ठीक है, लेकिन इसमें इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इसके बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब ये इमूवेबल रहा, इसको किसी भी चीज़ की डर नहीं थी, थोड़ा सा भी डगमगाया नहीं। इमूवेबल का मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिला, थोड़ा सा भी डगमगाया नहीं। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, यही इसकी, हमारी भारत माता की, भारत की ग्लोरी है, यही तो खास बात है, यही तो विजय की बात है, प्राइड की बात है, गर्व की बात है कि नहीं। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, और इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया का मतलब है आरोप लगाना। चार्ज हमारे अगेंस्ट आरोप लगते थे, इंडिया के अगेंस्ट आरोप लगते थे, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इंडिया के लोग, हम लोग एकदम असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट, अज्ञात है, गधे हैं हम लोग, एंड स्टॉलिड, हम लोग सुस्त हैं, मंद बुद्धि हैं, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते हैं तुरंत, या कोई भी बदलाव होती है तो हम लोग डर जाते हैं, बदलाव नहीं चाहते। जैसे पहले के टाइम में था कि कंप्यूटर आया तो ऑफिस में लगने लगते थे तो डरते थे लोग कि कंप्यूटर आ जाएगा, हम कैसे काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी हैं, थोड़ी बहुत थी, ठीक है। तो उनको लगता था कि हम लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, नई चीज़ों से कोई भी डरता है, ठीक है। तो उनको लगता था कि हम लोग एकदम असभ्य हैं, अज्ञात हैं और मंद बुद्धि हैं, बुद्धि नहीं है,
और एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग कोई चेंज को चाहते ही नहीं है। जैसे अभी एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अभी बहुत जगह ऐसा है कि एआई यूज़ नहीं करना चाहते, डरते हैं कि एआई यूज़ कैसे करें, कैसे सीखें, ठीक है। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, और इस वजह से उनको क्या लगा, बाहरियों को, बाहर के देशों को, कि हम लोग कोई बदलाव अपनाते ही नहीं है, कोई भी बदलाव अगर किया जाए तो हम लोग उसको अपनाते नहीं, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, एकदम मुमकिन नहीं है, टू इंड्यूस, मनाना, किसको, हम लोगों को मनाना या बताना या सिखाना किसी बदलाव को अपनाने के बारे में। अगर हम लोगों के पास कोई आएगा कि ये बदलाव अच्छा है तो हम नहीं मानेंगे, इनको ऐसा लगता था, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें होती, अच्छी चीज़ें होंगी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो ज़रूर हम लोग बदलाव एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, और यही हम लोग अपने पूर्वजों से सीखे हैं। इट्स अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये क्या है, ये एक बहुत ही गंदा आरोप है हमारे मेरिट के खिलाफ, हमारी मेरिट के अगेंस्ट, हमारी योग्यता के अगेंस्ट। ऐसा लग रहा है कि हमें योग्यता ही नहीं है, जबकि हम लोग योग्य थे, हैं और रहेंगे। बिना योग्य हुए हम लोग थोड़ी आज़ाद हो गए भाई। वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। अब इस चीज़ को समझना, यहाँ एनविल का मतलब होता है निहाई या लोहे वाला, लेकिन यहाँ पे एनविल का मतलब कुछ और निकल जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसलिए वर्ड का एकदम हिंदी हमेशा ज़रूरत नहीं होता किसी काम आए, या उसका एकदम वही हिंदी समझ में आना चाहिए, या उसी हिंदी को यूज़ करें, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक। तो बात समझो, यहाँ लोहे की बात नहीं हो रही है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं सही है गलत है, एंड फाउंड, और हमें लगता है कि सही है, सब सही है, ठीक है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों पे, अपने अनुभवों की दृष्टि से या अपने अनुभव की कसौटी से, वी डू नॉट चेंज, तो हमें साहस नहीं होती कि हम बदलाव करें। तो सोचो हम लोग कितने समझदार हैं। पहले हम लोग किसी भी चीज़ को समझते हैं, परखते हैं, और सही होता है जब हमारी सभ्यता की बात आए, और जब सही होता है तो हम लोग क्यों चेंज करें, क्यों बदलाव लाएं। तो भारत में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपने अनुभव से मापते हैं, तौलते हैं, उसको चेक करते हैं, परखते हैं, और अगर सही लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, और अगर सही नहीं लगा तो हम लोग अपने चीज़ों को ही कंटिन्यू करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, पहले समझते हैं, और सब चीज़, सारी चीज़ों पे सही निकला तब हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमारी चीज़ अच्छी रही तो क्या करते हैं, वी डेयर नॉट चेंज, हमें साहस नहीं होती कि हम बदल दें। क्यों बदले, हमारे पूर्वज ने इतना मेहनत किया है, उन्होंने अपनी कसौटी पे देखा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे देखा कि सब सही है, और हमें भी ऐसा लग रहा है, तो हम क्यों बदलें। मैनी थर्स्ट देयर एडवाइस, थर्स्ट का मतलब होता है थोपना, या जैसे उस पर ज़बरदस्ती डाल देना कोई चीज़। तो बहुत सारे देश जो हैं वो अपने एडवाइस को ज़बरदस्ती थोप देते थे, डाल देते थे कि हमने तो इंडिया को समझाया, हमने भारत वाले को बताया कि कम से कम ये चेंज कर लो, ये बेवकूफ़ समझते नहीं, ऐसा। एंड शी रिमेन्स स्टेडी, और हमारा क्या था, इंडिया का क्या है, एकदम शांत रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुमको जो बोलना है बोलते रहो, हम लोग क्या किए, एक जैसा रहे, कोई टेंशन नहीं। दिस इज़ अ ब्यूटी, हम लोग अपने बातों पे अडिग रहे, अपने बातों पे स्थिर रहे। हमारा इंडिया क्या रहा, स्थिर रहा अपने फाउंडेशन पे, अपने जगह पे, किसी के कहने पे, किसी के मजाक उड़ाने पे हम लोग अपना थॉट चेंज नहीं किए। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही हमारी भारत माता की, हमारे भारत का खूबसूरती है। इट्स द शेयर एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे लास्ट उम्मीद, यानी आवर होप, हमारे उम्मीद का, हमारे आशा का सहारा है। और इट इज़ द शीट एंकर, शीट एंकर क्या है भाई, जो चीज़ें इट इज़ द बात कर रही है कि ये कौन सी चीज़ें है जो हमारा सहारा है, तो ये वही चीज़ है
जो हमने डिस्कस किया, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे सभ्यता, तो जो हमारी सभ्यता वगैरह है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यही हमारा शीट एंकर है। कल्चर, स्टेबिलिटी, ट्रेडिशन। इंडिया क्या है? इंडिया की कल्चर बहुत अच्छी है, हमारा ट्रेडिशन अच्छा है। हम हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर की वजह से स्टेबिलिटी रखते हैं अपने आप में, किसी के कहने बोलने से नहीं हिलते डुलते, कोई चीज़ अपने माइंड को नहीं बदल लेते किसी के मजाक उड़ाने से। तो यही तो हमारी खूबसूरती है और यही हमारा लास्ट सहारा है। अगर ऐसा नहीं होता और इतना अच्छा ट्रेडिशन या कल्चर हमारा नहीं होता, तो शायद हम इतने मजबूत और अच्छे अभी नहीं होते। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट का मतलब होता है आचरण, तो सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है, एक ऐसा तरीका है। मोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब हुआ इसका हिंदी आचरण का एक तरीका, जो पॉइंट आउट करता है किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति को बताता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसको कर्तव्य करना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल का मतलब बदलने वाला, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। तो ये सारी चीज़ वही है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, तो ये सारा कुछ सिविलाइजेशन ही सिखाता है, पालन करना। अगर आप सभ्य रहोगे तभी तो आप अपने ड्यूटी के प्रति समझदार रहोगे और सच्चे रहोगे। अगर आप सभ्य रहोगे तभी तो आपके अंदर मोरालिटी रहेगी, आप नैतिक रहोगे, या आप अपने परफॉर्मेंस, जो भी आपको काम मिला उसको अच्छे से करोगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। अगर टू अटेन मास्टरी, अगर आपको अपने माइंड और पैशन पे कमांड करना है, यानी आपके मन में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, शौक है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अगर इन चीज़ों पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, मास्टरी करना चाहते हैं, इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो हमें टू ऑब्जर्व मोरालिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोरालिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी मोरालिटी को फॉलो करना होगा, नैतिकता को फॉलो करना होगा, नैतिकता का पालन करना होगा। ठीक है, यानी यदि हमें अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें नैतिकता को पालन करना होगा। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवरसेल्व्स, हम लोग अपने बारे में जान पाते हैं। अब देखो, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कॉन्डक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसमें क्या है कि गुजराती का कहना है, गुजराती में बातें हैं ऐसी कि अगर आपके अंदर गुड कॉन्डक्ट है, आप अच्छे विचार, अच्छे आचरण है आपके पास, तो आप सभ्य हैं। मतलब आपके व्यवहार से डिसाइड होता है कि आप सभ्य हैं कि नहीं। इफ यू ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड लव, देन यू आर सिविलाइज्ड, अदरवाइज नॉट। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये बात सही हुई, ये परिभाषा सही हुई, देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, बहुत सारे राइटर्स ने बताया कि हमें फिर कोई चीज़ लिखने की, कोई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एट इट शुड बी। तो बहुत सारे लेखकों, राइटर्स का कहना है कि अगर ऐसा बात है तो भारत को, हमें किसी से कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारी संस्कृति मजबूत है, अच्छी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 में, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पर रेस्टलेस बर्ड क्यों बोला जा रहा है? हमारे दिमाग को बोला जा रहा है, ठीक है। और क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं वो हमारे दिमाग को रेस्टलेस, महात्मा गांधी जी हमारे दिमाग को रेस्टलेस बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, यानी मेटाफोर का यूज़ कर रहे हैं। आपको मेटाफोर का मतलब पता होगा, सिमिली और मेटाफोर। सिमिली मतलब एक जैसे चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, लाइक और एज मिला के, और जब लाइक और एज का यूज़ ना करके हम किसी से कंपेयर करते हैं तो उसको मेटाफोर बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम शेर के जैसे हो, यू आर लाइक लॉयन, तो लाइक यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। यू आर एज वेल एज लॉयन, तो ये सिमिली हो गया। और अगर बोला जाए कि यू आर द टाइगर ऑफ आवर कॉलोनी, मतलब तुम हमारे
कॉलोनी के टाइगर हो, तो यहाँ पे बिना लाइक और एज का यूज़ किए हम लोगों ने टाइगर से कंपेयर किया, तो क्या हुआ, ये मेटाफॉर हो गया। आई होप आपको ये भी मालूम होगा, लेकिन मैंने डिस्कस कर लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो रेस्टलेस बर्ड से कंपेयर किया गया है हमारे माइंड को। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है हमेशा सोचते रहता है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलते रहता है, डिज़ायर होता है कुछ पाने की, कुछ डर रहता है खोने की, कुछ ना कुछ हम लोग सोते हुए भी हमारा दिमाग चलते रहता है और कभी खुश नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, कुछ भी मिल जाए, इसलिए ऐसा बोला गया। द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, जितना हमें मिलेगा उतना ही हम और चाहते हैं। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और जितना मिलेगा उतना ही चाहेंगे, उसके बावजूद भी हम क्या होते हैं, हमारा दिमाग क्या होता है, खुश नहीं होता। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना हम अपने पैशन में इंडल्ज हो जाते हैं, घुस जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, उतना ही ये क्या हो जाता है और हमें बर्बाद करते चला जाता है, हमें हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, बेलगाम हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, इसलिए हमारे एंसेस्टर ने क्या किया, सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। तो जो भी हमारी आदत है, बुरी आदत, किसी चीज़ में घुस जाना, किसी लालच में, किसी बहुत आनंद देने वाली चीज़ें में घुस जाना, तो उसके लिए क्या किया हमारे पूर्वजों ने, एक सीमित कर दिया गया, हमारे इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए एक सीमित चीज़ें तय कर दी गई कि उससे लिमिटेशन में सोचना है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, दे सॉ दैट, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है या अपनी इच्छाओं को मारना है, नहीं, इनका थॉट अलग था उस टाइम। दे सॉ, उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने ऐसा फील किया दैट हैप्पीनेस ऑलवेज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि चाहे जो भी है, चाहे जो भी आ जाए, जो भी रहे, लेकिन खुशी तभी मिलती है जब आप मन से हो। अब ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 लाख की गाड़ी है फोर व्हीलर और किसी के पास 1.5 करोड़ की, तो 1.5 करोड़ वाला बहुत खुश है, नहीं, 10 लाख 15 लाख की जिसके पास गाड़ी है वो ज़्यादा खुश हो सकता है या रहता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसको चाहे जितना ही बढ़ा लो, लेकिन खुशी तभी मिलेगी जब हम मन से हो, इंटरनली हो, अंदर से हो, ना कि बाहरी चीज़ों से, सिर्फ महंगी चीज़ खरीदने से या विलासिता वाली चीज़ें खरीदने से। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, और ऐसा नहीं है कि कोई अगर पैसा वाला है, अमीर है, धनी है तो ही खुश है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, और ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब है तो वो दुखी है, ऐसा नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, गांधी जी बोलते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो धनी होते हैं, पैसे वाले, वही दुखी हैं, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब है वही खुश है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल कंडीशन, मानसिक सोच की बात कर रहे हैं कि दिमाग से खुशी मिलती है, बाहर की चीज़ों से, विलासिता वाली चीज़ों से नहीं। खुश रहने के लिए गरीब भी रह सकते हैं, या कम सोर्स में, कम चीज़ों में भी लोग खुश रहते हैं। तो ये एक मनोस्थिति है, मन की स्थिति है, खुश रहना। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब लाखों लोग यानी करोड़ों लोग, विल ऑलवेज रिमेन पुअर, हमेशा गरीब रहेंगे। तो इसका मतलब क्या, कि जो गरीब है वो खुश नहीं रह सकते। इसीलिए गांधी जी ने ऐसा बोला कि खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, सिर्फ पैसों से या सिर्फ लग्जरियस चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। खुशी रहने के और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, सिर्फ अमीरी ही खुशी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि सिर्फ बहुत महंगे महंगे चीज़ या बहुत पैसे कमाना को ही सुख का आधार हम लोग नहीं मान सकते। और ऐसा हमने देखा भी है कि बहुत गरीब लोग भी बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे से जीते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऐसा करते हुए आवर एंसेस्टर डिसवेडेड, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, डिसवेडेड, इनकार किया, अस फ्रॉम लग्जरियस,
एंड प्लेजर, की विलासिता, महंगी चीज़ों से दूर रहो, खुशी वाली, ज़्यादा जो खुशी चीज़ें दे रही है उससे दूर रहो, दूरी बना के रखो, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। We have managed with the same kind of bluff as existed thousands years ago. हम लोगों ने मैनेज किया जो हजारों साल पहले से सिस्टम चली आ रही है। प्लफ का मतलब सेम हल से जोताई जो करना होता है, तो सिर्फ यहाँ हल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो चीज़ें, जो सिस्टम पहले थी हजारों साल पहले, उसका इस्तेमाल करके हम लोग अभी भी जी रहे हैं। ये गांधी जी उस टाइम बोल रहे हैं ऐसा कि हमने सेम चीज़ यूज़ किया जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे हजारों साल पहले, एंड वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हमारे जो घर की बात करें तो सेम काइंड ऑफ कॉटेज थी, वैसे ही छोटी सी कुटिया टाइप की थी, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो पहले के समय में था, एंड आवर इंडिजिनस, मतलब पहले की जो हमारा स्वदेशी अपना गुरुकुल वाला सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम था, सामान्यता जो हम लोग पढ़ते थे उस टाइम की बात हो रही है। एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वैसे ही रहा। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉर्डिंग कॉम्पिटिशन, मतलब हमारा जीवन बड़ा सीधा साधा था, बड़ा शांतिमय था। यानी गांधी जी यहाँ सिंपल तरीके से यही बोल रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो सिंपल और सरल साधनों में भी खेती कर ले रहे थे, नॉर्मल सी कुटिया या झोपड़ी में भी रह रहे थे, और हम लोग खुश थे, मतलब उस टाइम भी लोग खुश थे और उनका जीवन अच्छा चल रहा था, वो भागते नहीं थे किसी चीज़ के पीछे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा की जो पद्धति थी वो भी वैसे ही थी, ऐसा था हमारा सिस्टम कि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉर्डिंग कॉम्पिटिशन, ऐसा सिस्टम था जिससे हमारा जीवन बर्बाद ना हो। लाइफ कॉर्डिंग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे हमारा जीवन पे बुरा असर पड़े, कंपटीशन नहीं था इतना, परेशानी नहीं थी, टेंशन नहीं थे लोगों के बीच। तो ये बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन बड़ा सिंपल था, साधारण था और अच्छा था और खुश थे। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, और क्या बात थी उस टाइम, सब लोग जो मन था, जो उनका ऑक्यूपेशन था, उनका जो काम था, धंधा था, और जो उनको पसंद आता था वो करते थे, ट्रेड हो या कोई भी काम, एंड चार्ज्ड, और पैसा कमाते थे, और रेगुलर वेज, मतलब जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से उतना कमा लिया जितना से घर चल जाए, खुश रह ले, सारा काम, घर का कामकाज चल जाए ईमानदारी से। ठीक है, लोग अपने अपने काम को करते थे आराम से, खुशी से, कोई ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा पावरफुल है या वो ज़्यादा पैसा वाला, नहीं, अपने काम को करते थे और ज़रूरत के हिसाब से वो कमा लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो, और ऐसा बात नहीं था कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हमें मशीनरी इन्वेंट करना, उसका आविष्कार करना नहीं आता था, मतलब हमें मशीन बनाना या मशीन का आविष्कार करना नहीं आता था, ऐसा भी बात नहीं था। बट आवर फॉर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे, न्यू दैट, उनको ये पता था, इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम विलासिता की चीज़ों के पीछे भागे, या हमारे अंदर लालच बढ़ी, या मशीनरी टेक्नोलॉजी के पीछे भागे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स। तो उनको ये डर था हमारे पूर्वजों को कि अगर हम मशीनों के पीछे भागे, टेक्नोलॉजी के पीछे भागे, तो क्या होगा, हम उस पर निर्भर हो जाएंगे, उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके ऊपर रहने लगेंगे, उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, यही उनका डर था, और हम उसका गुलाम हो जाएंगे, किसका, मशीनों का, बिना मशीन का काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब सब लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे हैं, और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि अब वॉशिंग मशीन के बिना काम ही नहीं करते, गर्मी में भी, चलो ठंड में बारिश में समझते हैं, लेकिन गर्मी में भी वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो गुलाम हो गए मशीनरी का, भौतिक चीज़ों का गुलाम हो गए लोग। और उनको ये भी डर था कि हम लोग अपना लूज आवर मोरल फाइबर, हम लोग अपने नैतिकता, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो ख़त्म ना कर दें, रियल कैरेक्टर जो हमारी है वो ख़त्म ना हो जाए।
ये भी उनको डर था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक अपना एटीट्यूड है रहने का, जीने का, हमारा जो अपना नैतिक शक्ति है तो वो खत्म हो जाएगा ना, खो देंगे हम लोग। मतलब अभी रहता नहीं मैं अपना काम कर लूँगा ऐसे, इतना ताकत तो नहीं है क्या कि मैं एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकता। और अगर आप मशीन से उठवाने लगे पानी तो अंदर से हम क्या हो जाएंगे, हम अपने आप को, अपनी नैतिकता खो देंगे कि एक बाल्टी पानी के लिए मशीन से तुम पानी उठवा रहे हो यार। एक शर्ट या एक टॉवल यानी गमछा खींचने के लिए तुम वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो, हाथ से नहीं धो सकते हो। तो ये क्या है, मोरल फाइबर है हमारे अंदर कि एक गमछा के लिए और एक छोटा सा रुमाल धोने के लिए वॉशिंग मशीन यूज करना सही है क्या? नहीं। तो दैट इज द फियर ऑफ लूजिंग आवर मोरल फाइबर। देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बहुत सोचने के बाद, सोच विचार करने के बाद वे लोग डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथों पैरों से कर सके, मतलब हम अपने बॉडी का इस्तेमाल करके कर सकें ताकि हमारा बॉडी फिट रहे और हम मशीनरी का गुलाम। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उनको ऐसा लगा, उन्होंने देखा कि हमारी जो सच्ची खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, और जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है वो प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट पे ही है। अगर हम अपने जीवन में अपने हाथ पैर के अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते रहें, तो ही हमें सच्ची खुशी मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य रहेगा। बिकॉज दे आर बोथ कनेक्टेड, कंसिस्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए 7 पे आते हैं। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नैर and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। वो कहते हैं और उसका रीजन भी देते हैं कि लार्ज सिटी जो है, बड़े बड़े शहर, वो स्नैर मतलब एक जाल है, एंड यूजलेस इनकम्प्रेंस, बेवजह बेकार की बोझ है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और यहाँ लोग खुश नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। क्यों? दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चोर रहते हैं, रॉबरी करने वाले रहते हैं, परेशान करने वाले लोग रहते हैं, चीट करने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में कोई खुश कैसे रह सकता है? प्रोस्टिट्यूशन एंड वॉइस फ्लरिशिंग इन देम, और शहरों में क्या है, वॉइस, जो भी दुष्ट चीज़ें, बेकार की चीज़ें हैं, अनुचित चीज़ें हैं, वो फ्लरिश हो रही हैं, आगे बढ़ रही है, फल फूल रही हैं, प्रोस्टिट्यूशंस फैल रही हैं। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है देह व्यवहार, जिसको बोल सकते हैं। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, गरीब जो होते हैं उनको रॉब कर लिया जाता है, मतलब डकैती कर लिया, उनसे छीन लिया कोई चीज़। चलिए अब पैराग्राफ 8 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिस सेल, यहाँ लिखा है दिस सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में अच्छे चरित्र और नैतिकता और सत्य, ईमानदारी की इतनी इज्जत है, इतनी सम्मान है कि उस टाइम ऐसा लगता था, सबको ऐसा फील होता था और समझते थे कि नैतिकता और अच्छी नॉलेज, अच्छे ज्ञान के सामने राजा की शक्ति भी फीकी है। अच्छे चरित्र के सामने राजा की भी शक्ति कम पड़ जाती थी। ये हमारा इतिहास रहा है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व जमा लेना, अपना अधिकार जमा लेना। जैसे इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया का अपना रूल रेगुलेशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक देश है, उसके अंदर क्या है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये क्या है, ये देश है और उसको हेड कौन कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, यानी हम लोग। तो वही बोल रहा है हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ है उसको जो सॉवरेनिटी में संप्रभुत्व है, वो भी जो उसको हेल्ड कर रहा है, जो भी राजा महाराजा है, वो भी इंफीरियर है टू द ऋषिज, ऋषिज के सामने, एंड द फकीर्स, फकीर के सामने। मतलब हमारे भारत में अध्यात्म की जगह पे
नैतिकता के जगह पे कोई नहीं आ सकता। मतलब नैतिकता, जो फकीर थे, जो ऋषिज थे, इतने आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे, इतने नैतिकता से जुड़े हुए थे कि राजा से ज़्यादा इनको सम्मान दिया जाता था, इनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञान था। इसलिए हमारे देश में हमेशा से ये चला आ रहा है कि धन हो, शक्ति हो, उससे कहीं ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो। ठीक है? अ नेशन, एक राष्ट्र, हमारा क्या देश कैसा राष्ट्र था? अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे कुछ और होगा। क्या होगा? तो व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ हमारा जो नेशन था विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ऐसी व्यवस्था थी दैट इज फिटर, जो योग्य है। फिटर मीन्स जो इस लायक है कि वो टीच कर सके अदर को सिखा सके, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, सीखने की बजाय। हमारा देश, हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र कैसा था? ऐसी व्यवस्था थी, इतना योग्य था कि हम लोग किसी से सीखते नहीं, हमें जरूरत नहीं थी किसी से सीखने की, हम किसी और को सिखा देते। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे राष्ट्र के पास क्या था? कोर्ट था, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन सब क्या थे? एक मर्यादा में थे, लूटने के आदि नहीं थे, उनके अंदर लालच नहीं थी, वो लूटने के लिए काम नहीं करते थे, वो अच्छे कार्य के लिए काम करते थे, लोगों की मदद करने के लिए काम करते थे। ठीक है? वो एक सीमा में रह के काम करते थे, गलत उपयोग नहीं करते थे, ना ही उनके अंदर ज़्यादा शक्ति पाने की लालसा थी कि मैं ज़्यादा पावरफुल बनूं, ज़्यादा पैसा वाला बनूं। वो पेशेवर एकदम नहीं थे। ये पेशे मौजूद थे उस टाइम, लेकिन पेशेवर सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले नहीं थे। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो सेवा का था। तो ऐसे थे लोग उस टाइम। एवरीबडी न्यू, सब लोगों को पता था दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलर सुपीरियर, और सबको ये ऐसा पता था और लगता था ये प्रोफेशन जो है, ये जो पेशा है, ये सुपीरियर नहीं है, इनको ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुपीरियर नहीं माना जाता था। दीज वकील्स, वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और वकील जो वैद्य थे उस टाइम के, वो क्या करते थे? काम करते थे, किसी को लूटते नहीं थे, लूटने के आदि नहीं थे, उनकी आदत नहीं थी कि लूटे, बल्कि वो क्या करते थे? सेवा भाव से काम करते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, पीपल के डिपेंडेंट मतलब उनके सेवक माने जाते थे, लोगों के सेवक माने जाते थे, लोगों के लिए वो काम करते थे, नॉट देयर मास्टर्स। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, उस टाइम जस्टिस क्या था? फेयर था, न्याय का रास्ता जो था वो आसान था, इसलिए लोग कोर्ट्स को, अदालत को अवॉइड करते थे, उससे दूरी बना के रखते थे। देयर वर नो डाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, और कोई वहाँ चमचे नहीं थे, ऐसा कुछ दलाल वगैरह नहीं थे जो ल्योर पीपल इनटू देम, जो पीपल को फंसाए या लालच से बुलाए, ऐसा कुछ नहीं था। सब सामान्य तरह से अपने अपना काम कर रहे थे, कोई जालसाजी नहीं थी। दिस एविल टू वॉज नोटिशेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ऐसी जो बेकार सी चीज़ें, दुष्ट वाली चीज़ें, खराब चीज़ें, ये क्या है? ये ज़्यादातर नोटिस की जा रही थी, देखी जा रही थी कहाँ? इन कैपिटल्स एंड अराउंड कैपिटल्स, राजधानी में या राजधानी के आसपास। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और सामान्य साधारण जो पीपल थे वो बड़े स्वतंत्र होकर जी रहे थे। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल, और वो अपना एग्रीकल्चर का काम, अपना ऑक्यूपेशन बड़े आसानी से कर रहे थे। दे एन्जॉय ट्रू होम रूल, और लोग क्या करते थे? बड़ा अच्छे से, आनंद से अपना जीवन यापन करते थे, जीवन जीते थे। ट्रू होम रूल का मतलब सच्चा, होम का मतलब घर या स्वराज, अपना रूल, आनंद, तो सच्चे स्वराज का आनंद ले रहे थे। तो यही सब है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज सीखा 8 पैराग्राफ 8 तक कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद ये है B1 एंड B2, तो इसको भी हम लोग समझेंगे और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको कहाँ दिक्कत रह गई, फिर उसको क्लियर कर पाऊँ। एक एक चीज़ को अच्छे से सुनोगे और समझोगे, उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।